दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वाई स्कॉलर्स हैव स्ट्रगल टू डेसिफर हड़प्पन स्क्रिप्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में इतिहासकार, भाषाविद, पुरातत्ववेत्ता एक ही विषय पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। विषय है हड़प्पा की लिपि, वह रहस्य जो 100 साल से भी ज्यादा समय बाद भी पूरी तरह अनसुलझी है। 1920 के दशक से जब सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी, उस समय से लेकर आज तक विद्वान एक सवाल से जूझ रहे हैं। आखिर हड़प्पा वाले लोग कौन सी भाषा बोलते थे और उनकी यह लिपि जो हमें सीलों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली है, क्या सचमुच लिखित भाषा है या केवल प्रतीकों का समूह? यह सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, इसका राजनीतिक महत्व भी है। कुछ इतिहासकार, विशेषकर दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोग दावा करते हैं कि हड़प्पा की भाषा संस्कृत थी। उनका मानना था कि यह प्रमाण होगा कि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और स्वदेशी भाषा है। वहीं कई विद्वान इसे द्रविड़ भाषाओं का शुरुआती रूप मानते हैं। कुछ इसे मुंडा भाषाओं जैसे हो और संथाली से जोड़ते हैं। यानी हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है ताकि अपने समुदाय या संस्कृति की प्राचीनता साबित की जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी को भी निर्णायक सफलता नहीं मिली है और कुछ विद्वान तो यहां तक कहने लगे कि शायद यह लिपि किसी भाषा का प्रतिनिधित्व करती ही नहीं। अब जरा समझते हैं कि किसी भी अज्ञात लिपि को पढ़ना इतना कठिन क्यों होता है। इटली के विद्वान फैबियो टाम्बुरिनी ने समझाया है कि यह काम कई चरणों में होता है। पहले तो यह तय करना पड़ता है कि जो प्रतीक मिले हैं वे वाकई लिखावट है या नहीं। फिर उन प्रतीकों को अलग अलग चिन्हों में बांटना पड़ता है। उसके बाद उन चिन्हों की कुल संख्या तय करनी होती है, जैसे हमारी हिंदी में 52 अक्षर। फिर उन चिन्हों का ध्वन्यात्मक या प्रतीकात्मक अर्थ निकालना पड़ता है और अंत में यह देखना पड़ता है कि वे किस भाषा से मेल खाते हैं। हड़प्पा लिपि के मामले में समस्या 3 बड़ी वजहों से है। पहली, हमें कोई द्विभाषी अभिलेख नहीं मिला। जैसे मिस्र की चित्रलिपि को रोसेटा स्टोन की मदद से पढ़ा गया था, क्योंकि उस पर एक ही बात ग्रीक और मिस्री भाषा में लिखी थी। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से था, जिसकी लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन अब तक दोनों भाषाओं वाला कोई शिलालेख नहीं मिला। दूसरी, हमें यह भी नहीं पता कि हड़प्पा के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। अगर भाषा पता होती तो अज्ञात लिपि को उससे जोड़ना आसान हो जाता। तीसरी, हमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से सीमित सामग्री मिली है। अब तक लगभग 3500 सीलें मिली हैं और उनमें भी औसतन 5 ही चिन्ह अंकित हैं। सबसे लंबी लिपि केवल 26 चिन्हों की है, यानी विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त सामग्री ही नहीं है। फिर भी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से समाधान खोजने की कोशिश की। 1980 के दशक में पुरातत्वविद S.R. राव ने दावा किया कि इस लिपि में 62 चिन्ह हैं और यह संस्कृत तथा वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई है। उनका तर्क था कि संस्कृत बाहर से आई भाषा नहीं है, बल्कि हड़प्पा की ही देन है। इस दावे का सबसे बड़ा विरोध किया फिनलैंड के विद्वान अस्को परपोला ने। उन्होंने 1994 में कहा कि हड़प्पा लिपि में कम से कम 425 अलग अलग चिन्ह हैं और यह द्रविड़ भाषा परिवार, खासकर प्राचीन तमिल से जुड़ी हुई है। परपोला के अनुसार यह लिपि चित्रलिपि के आधार पर बनी थी और इसमें रेबस पद्धति का प्रयोग हुआ, यानी एक प्रतीक का उपयोग उसके सीधे अर्थ के लिए नहीं, बल्कि उसकी ध्वनि से मिलते जुलते शब्द के लिए किया जाता था। उदाहरण के तौर पर मछली का चिन्ह, यह चिन्ह हड़प्पा सीलों पर बहुत बार मिलता है। परपोला का कहना है कि यह मछली का अर्थ नहीं देता, बल्कि तारा का संकेत है, क्योंकि तमिल में मीन शब्द का अर्थ मछली भी है और तारा भी। इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ग्रहों के तमिल नाम हड़प्पा लिपि में ढूंढ लिए। उनके सिद्धांत को भारत और पश्चिम दोनों जगहों के कई विद्वानों का समर्थन मिला। इस द्रविड़ सिद्धांत को बल देने वाली एक और बात है ब्राहुई भाषा। यह द्रविड़ परिवार की भाषा है और आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में बोली जाती है। यह मानव प्राचीन द्रविड़ विरासत की बची खुची कड़ी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2004 में 3 विद्वानों स्टीव फॉर्मर, रिचर्ड स्प्रोअट और माइकल विटजेल ने एक नया सिद्धांत पेश किया। उनका कहना था कि हड़प्पा लिपि असल भाषा नहीं है, वह केवल प्रतीकों का संग्रह है। उन्होंने तर्क दिया कि इतनी छोटी छोटी लिखावट, जिसमें औसतन 5 ही चिन्ह हैं, कभी भी जटिल भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। उनके अनुसार ये चिन्ह धार्मिक या राजनीतिक पहचान,
या फिर व्यापारिक हॉलमार्किंग सिस्टम के लिए प्रयोग होते थे। इस विचार की उस समय बहुत आलोचना हुई, पर पोला जैसे विद्वानों ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे कुछ और विद्वान भी इस ओर झुकने लगे। भाषाविद पेगी मोहन का कहना है कि ये चिन्ह वैसे ही हैं जैसे भारत के वॉशरमैन अपने कपड़ों पर पहचान के लिए विशेष निशान बनाते हैं। यह भाषा नहीं है, लेकिन उनके काम के लिए पर्याप्त है। हो सकता है हड़प्पा सभ्यता भी इन्हीं प्रतीकों का इस्तेमाल व्यावसायिक रिकॉर्ड रखने के लिए करती हो। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या हड़प्पा लिपि किसी भाषा की कुंजी है, या फिर यह केवल प्रतीकों की दुनिया है जिसका रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझ न पाए? इतिहास हमें यही सिखाता है कि हर सभ्यता की कुछ बातें समय की धूल में खो जाती हैं। हड़प्पा लिपि आज भी हमें चुनौती देती है, और शायद यही उसका आकर्षण भी है, क्योंकि अनसुलझे रहस्य ही तो हमें लगातार खोज करने की ओर प्रेरित करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हड़प्पा लिपि की व्याख्या आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। विस्तार से विश्लेषण कीजिए कि किस प्रकार द्विभाषी अभिलेखों की अनुपस्थिति, अज्ञात भाषा की चुनौती और सीमित शोध सामग्री ने इस रहस्य को और जटिल बना दिया है। क्या यह कठिनाई केवल भाषाई है, या इसमें सांस्कृतिक और पुरातात्विक सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।